नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, मुद्दा यह नहीं है कि ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही, दूसरे नंबर पर रही, या जैसे सुबह तमाम न्यूज चैनल्स बता रहे थे कि बीजेपी इज नंबर 1 और न्यूज चैनल्स तक में जश्न मनना शुरू हो गया था। मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर गृहमंत्री अमित शाह से लेकर तेजस्वी सूर्या, सभी ने इन चुनावों में कैंपेनिंग की। और दुख की बात यह है कि जिस तरह की चुनावी कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी ने की, उन्होंने चुनावी कैंपेनिंग के स्तर को गिराने का एक और मुकाम हासिल किया। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर हैदराबाद शहर को चुना। अब वो कर क्या रहे थे? उन्होंने 3 शहरों को चुना था और कोरोना के वैक्सीन की जांच के लिए। इसमें उन्होंने हैदराबाद उस दिन चुना जिस दिन हैदराबाद नगर निगम चुनावों का आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री बाहर निकलते हैं, हाथ हिलाते हैं और मोदी मोदी के नारे लगते हैं। देखिए, आप जानते हैं यह जो तस्वीर थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाया और मोदी मोदी के नारे लगे, यह 4 या 5 मिनट का वीडियो जो था या इंटरैक्शन जो था, वो पूरे दिन हैदराबाद के तमाम न्यूज चैनल्स पर चला था। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले, स्थानीय चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मैदान में उतर आए थे। मुद्दा यह है, इन चुनावों में हर कोई था भारतीय जनता पार्टी का। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम लोग मैदान में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा कि अगर हम जीत गए तो हैदराबाद का नाम हम भाग्यनगर में तब्दील कर देंगे। मानो उत्तर प्रदेश में 3 साल में राम राज्य आ गया हो। या अभी जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, जो बद से बदतर हुए जा रहे हैं, आप भी नाम बदल दीजिए उत्तर प्रदेश का, उसे उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना दीजिए। हो सकता है कि लोगों के हालात बेहतर हो जाएं। तो यहां पर वो भी थे। यही नहीं, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता शामिल थे, कायदे से वो चाहते थे चुनाव का स्तर काफी ऊंचा जा सकता था। मगर इनको देखिए, तेजस्वी सूर्या, इनके चलते चुनावों में जिन्ना का प्रवेश हो गया। जी हां, इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना बना दिया। Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. अब इन्हें देखिए, स्मृति ईरानी जी, ये इस बात का ताना हमें दे रही थी कि देखिए, एक ऐसे देश में, एक ऐसे वक्त जब हमारा सैनिक सीमा पर हमारी रक्षा कर रहा है, तो AIMIM और TRS जो है वो हैदराबाद में अवैध अप्रवासियों को जगह दे रही है। तो कहने को इन चुनावों पर भारतीय जनता पार्टी ने हर किस्म की तिकड़म का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान लेकर आए वो, रोहिंग्या लेकर आए वो, सर्जिकल स्ट्राइक तक ले आए। और चूंकि सामने ओवैसी थे, तो ओवैसी को चेहरा बनाकर उन्होंने हर तरह का प्रोपेगेंडा किया। और दिलचस्प बात यह है कि अब भी भारतीय जनता पार्टी खुद को पीड़ित, खुद को विक्टिम बता रही है। आपके स्क्रीन पर यह है इनके कर्नाटक के नेता, जो कि मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, इसलिए यह अक्सर येदियुरप्पा के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं। नाम इनका BL संतोष है। देखिए क्या कह रहे हैं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना का मुकाबला किसके साथ था। उनका मुकाबला था सांप्रदायिकता, पैसे और गुमराह करने वाली राजनीति के खिलाफ। मैं सांसद बंदी संजय को बधाई देना चाहता हूं इस शानदार लड़ाई के लिए। ऐसा लग रहा है मानो BL संतोष साहब भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सांप्रदायिक राजनीति। दूसरा क्या कहा? पैसा। तीसरा, गुमराह करने वाली राजनीति। आप मुझे बताइए ना, बीजेपी ने जो हैदराबाद में चुनावी कैंपेनिंग की, इतने बड़े बड़े नेता मैदान में उतर कर आए, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ, कितना पैसा लगा होगा बताइए? और कौन बात कर रहा है पैसे की?
क्या बीएल संतोष साहब और बीजेपी हमें यह बतलाने का कष्ट करेगी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज में, या पॉलिटिकल पार्टीज को, उनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है? बताइए। जवाब है बीजेपी। तो आप किस बिना पर यह कह रहे हैं कि साहब पैसे का खेल था और हमारा मुकाबला पैसे से हो रहा था? सांप्रदायिकता? जिस शख्स बंदी संजय को आप बधाई दे रहे हैं, उस शख्स ने कहा था कि अगर हम जीत गए तो ओल्ड हैदराबाद में हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। यह बयान देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। क्यों? क्योंकि बकौल बंदी संजय यहां पर रोहिंग्या और पाकिस्तानी बसते हैं। तो माहौल को सांप्रदायिक करने का कोई मौका नहीं छोड़ा आपने। पैसे का इस्तेमाल हुआ, सांप्रदायिक पूरे तेवर थे बीजेपी के, और गुमराह करने वाली सियासत तो चल ही रही थी। आप सैनिकों का नाम ले रहे थे, पाकिस्तान का नाम ले रहे थे, जिन्ना का नाम ले रहे थे। यह बात अलग है कि आपकी अपने पार्टी के दो नेता, कम से कम पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी साहब को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था ना जिन्ना के मुद्दे पर, जब उन्होंने जिन्ना की तारीफ कर दी थी। तो कृपया जब दूसरों पर आप एक उंगली उठाते हैं तो हमेशा याद रखिए कि 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। और बीएल संतोष का यह बयान कि हमारा मुकाबला इनसे था, एक तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि बीजेपी 6 सालों से सत्ता में है, शायद दुनिया की सबसे अमीर पार्टी होगी, फिर भी खुद को पीड़ित, दबा कुचला, असहाय बताना। जो भी कह लो, भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है इन ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावों में जो 4 से 40 की जिसने छलांग लगाई है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल होगी, क्योंकि अगर सत्ता पर काबिज होना है टीआरएस को तो उन्हें असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन लेना पड़ेगा। मगर कांग्रेस वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस राज्य का निर्माण किया था, जिसकी वजह से राज्य तेलंगाना जो वो वजूद में आया था, उसका लगभग सुपड़ा साफ हो गया है। वाकई देखिए, कहने को यह सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव था तो कांग्रेस कह सकती है कि साहब नगर निगम चुनाव है, मगर कांग्रेस को गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि क्या वजह है कि जहां आप कुछ कर पाते हैं वहां किसी और की बैसाखियों पर। मसलन महाराष्ट्र के अंदर जो विधान परिषद की चुनाव जो आपने सफलता हासिल की, वो इसलिए क्योंकि शिवसेना और एनसीपी के साथ थे आप। उसी तरह से बिहार के अंदर जो कुछ सीटें आ गई आपके पास, क्योंकि आप आरजेडी के साथ थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को खुद से सवाल करना पड़ेगा कि हर जगह उसकी हालत पतली क्यों होती जा रही है, क्योंकि अब भी 55 सीटों के साथ ही सही कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी दल है। कांग्रेस के अंदर प्रतिभा है और बावजूद इसके अगर उसकी हालत इस कदर खराब होती जा रही है तो उसे आत्ममंथन करना पड़ेगा। राहुल गांधी अब भी खामोश नहीं बने रह सकते। आप यह नहीं कह सकते कि मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी है, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, मगर हां, पूरे पावर को एंजॉय करना है। यही वजह है कि कांग्रेस की हालत बद से बदतर हुई जा रही है। यही हमने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों में भी देखा। अब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में इन्हें करारा झटका मिला है, मगर खबर वो नहीं है। खबर यह है कि झांसी में जब पूरा कैंपेनिंग चल रहा था, जब पूरा चुनावों को लेकर गर्मा गर्मी थी, क्या आप जानते हैं कि बीजेपी के एक नेता ने एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी को धक्का मार के गिरा दिया। आप ये वीडियो देखिए। बीजेपी सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, विपक्ष में नहीं है, और वो अपनी पुलिस के साथ लड़ाई लड़ रही है। और आप जानते हैं सबसे दुख की बात यह है कि झांसी पुलिस का जो बयान आया है वो इसे बस छोटी मोटी धक्का मुक्की बता रही है। आप झांसी पुलिस के इस ऑफिसर का बयान सुनिए। कितने शर्म की बात है कि आपके अपने एसपी सिटी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिटी को इस तरह से बीजेपी के एक छुटभैया नेता ने धक्का मारा, जमीन पर गिरा दिया,
और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि साहब ये हल्की सी धक्का मुक्की हुई है। और अंदर घुसने की कोशिश किया, पुलिस ने उनको रोका है और इस बीच में धक्का मुक्की हुई है। इसमें किसी के साथ कोई लाठीचार्ज भी नहीं हुआ है, ना किसी पुलिस वाले की पिटाई हुई है, धक्का मुक्की जरूर हुई है। कितना जलील हो गए मेरे भाई, क्योंकि जब किसी पीड़ित को दबाना होता है, किसी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर करना होता है, रातों रात बलात्कार की किसी पीड़ित, हत्या के किसी पीड़ित का शव जलाना होता है, तब आप सबसे आगे होते हैं और आप कह रहे हैं हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई है। और कल्पना कीजिए यह काम किसी किसान ने कर दिया होता या विपक्ष के किसी नेता ने कर दिया होता, तो पुलिस तो दूर की बात, न्यूज चैनल्स ने उस पर डिबेट शुरू कर दिया होता। तो यह वीडियो दिखाने का मकसद मुझे आपको यह था कि इसके जरिए पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी न जाने क्यों खुद को इतना दबा कुचला बताती है हर बार। मगर हां, एक बात को लेकर तारीफ करनी होगी, बीजेपी को सरकार चलाने आए या ना आए, गवर्नेंस करना आए ना आए, मगर इन्हें चुनाव लड़ना जरूर आता है। यह इन्होंने हैदराबाद नगर निगम के चुनावों में साबित कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावों में, जैसे मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री भी उतर गए, अमित शाह भी उतर गए, योगी आदित्यनाथ भी उतर गए। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि अभिसार बाबू, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा हो तो हर कोई चुनाव लड़ना सीख जाए। यकीनन, यकीनन। इनफैक्ट मुझे याद है जब हाथरस की घटना हुई थी और मैंने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से कहा था कि भाई अखिलेश यादव क्यों नहीं मैदान में उतर कर आ रहे हैं, तो मुझे कुछ नेताओं ने कहा था, सोर्सेज ने कहा था कि देखिए अगर अखिलेश यादव अभी मैदान में उतर आए ना, पहली बात तो ये मान के चलिए तमाम राजनीतिक दल इनकी जेबें खाली हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर वो मैदान में उतर कर आ गए तो हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं होगा। बीजेपी सरकार क्या करेगी? प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन तमाम संस्थाओं को अखिलेश यादव के पीछे लगा देगी और अखिलेश यादव इसी में फंस के रह जाएंगे। तो देखा आपने, बीजेपी से जब आप मुकाबला करते हैं तो इन तमाम चीजों से आपका मुकाबला होता है। और हैदराबाद में इसलिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव ऐतिहासिक साबित हुए क्योंकि बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ मैदान में छलांग लगाई और बतलाया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मगर यह भी सच है कि इस वक्त भारतीय सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यानी कि बराबरी का मुकाबला नहीं है। हैदराबाद जैसी जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा, जहां तक कैंपेनिंग का सवाल है, वो भारी था टीआरएस पर जो सत्ता में है, वो भारी था एआईएमआईएम पर जिसकी बहुत मजबूत जड़ें हैं हैदराबाद में। क्यों? क्योंकि बीजेपी की जेबें बहुत गहरी हैं, उसके पास धन बल तमाम चीजें हैं, उसके पास तमाम संस्थाएं हैं जिसके चलते वो जो है मुकाबला करती है। दरअसल ये जो वीकेंड है, आज शुक्रवार है और कल शनिवार शुरू हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी खबरें लेकर नहीं आया है। हैदराबाद की खबर तो है ही, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो विधान परिषद के चुनाव हुए, 6 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई है। वहां पर जो अघाड़ी है वो जीत गए हैं और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट में जीत हासिल हुई है। तो यह अपने आप में बहुत करारा झटका और दुख की बात यह है बीजेपी के लिए कि उन्हें नागपुर में, वो नागपुर जहां से नितिन गडकरी जो हैं सांसद हैं, वो नागपुर जो कि देवेंद्र फडणवीस का गढ़ है, वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और बात यहां नहीं रुकती। खुद देवेंद्र फडणवीस आपके स्क्रीन पर उन्होंने कहा कि हमने जो ताकत थी, एमवीए की ताकत, अघाड़ी की जो ताकत है, उसे कम करके आंका। मेरा मशवरा है यहां पर देवेंद्र फडणवीस को कि अब आप असल मुद्दों पर महाराष्ट्र में सियासत कीजिए। अब ये जो तमाम चीजें हैं ना, अर्नब गोस्वामी, कंगना रनावत, ये तमाम चीजों से जरा अपना ध्यान हटाइए, क्योंकि ये लोग बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ बदनामी दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब महाराष्ट्र में भी आप कीजिए सार्थक सियासत, जो आप कर सकते हैं, जिसका इंटेलेक्ट बीजेपी के नेताओं के पास है। मगर चाहे हैदराबाद हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर तरफ सियासत का स्तर गिर रहा है।
सुनिए सरकार में बस इतना ही। आप विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।